Welcome back to my channel. If you are new viewer, please subscribe my channel for more videos. आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे जजमेंट की जो कि है सुप्रीम कोर्ट का। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, लेटेस्ट जजमेंट है फरवरी का जो कह रहा है, और 2 घंटे पहले का जो जजमेंट है कि प्री एम्पशन छूट विशेष रूप से भूमि पर लागू होती है, ना कि समग्र रूप से अचल संपत्ति पर। ऐसा कहा है सुप्रीम कोर्ट ने है। तो देखते हैं क्या डिटेल है फुल इसकी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि प्री एम्पशन छूट विशेष रूप से भूमि पर लागू होती है, ना कि समग्र रूप से अचल संपत्ति पर। न्यायमूर्ति सीटी रवि कुमार और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ हाईकोर्ट द्वारा पारित फैसले को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई कर रही थी। इस मामले में 1949 में विवादित संपत्ति में किराएदार होने का दावा करने वाले उत्तरदाताओं ने उन अपीलकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दायर किया जिन्होंने 1983 में एक पंजीकृत विक्री विलेख के माध्यम से संपत्ति खरीदी थी। उत्तरदाताओं ने संपत्ति खरीदने के अधिमान्य अधिकार का दावा करते हुए पंजाब प्री एम्पशन अधिनियम 1913 के तहत अपने प्री एम्पशन के अधिकार का इस्तेमाल किया। उन्होंने बिक्री पर 43,000 का भुगतान करने की पेशकश की। ट्रायल कोर्ट ने मुकदमे का फैसला इस शर्त के साथ सुनाया कि प्रतिवादी मुकदमे के दौरान जमा की गई प्री एम्पशन राशि का 1/5 हिस्सा काटकर अपीलकर्ताओं को 50,238 रुपए का भुगतान करेंगे। इस राशि में स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क, बिक्री विलेख पंजीकरण से संबंधित विविध खर्चे शामिल थे। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले और डिक्री को बरकरार रखा। पीठ के समक्ष मुद्दा ये था कि क्या दिनांक 8/10/1985 की अधिसूचना के तहत दी गई प्री एम्पशन की छूट विवादग्रस्त संपत्ति के लिए उपलब्ध होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 और पंजाब प्री एम्पशन अधिनियम 1913 के प्रासंगिक प्रावधानों पर गौर किया और पाया कि संपत्ति पर प्रतिवादी का अधिकार 1913 अधिनियम की धारा 16 पर आधारित है, जो उन्हें किराएदार के रूप में स्थापित करता है। 1949 में रोलिंग मिल की स्थापना हुई। पीठ ने कहा कि 1913 अधिनियम के अनुसार शहरी अचल संपत्ति को धारा 3 सबरूल 3 में कृषि भूमि को छोड़कर शहर की सीमा के भीतर की संपत्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। अधिनियम की धारा 3(1) का हवाला देते हुए 1900 अधिनियम में 1900 अधिनियम में कृषि भूमि को परिभाषित किया गया है, जहां 1900 अधिनियम की धारा 2(3) में भूमि स्पष्ट रूप से कब्जों और गांवों में इमारतों की साइटों के बाहर करती है। इसका तात्पर्य यह है कि अचल संपत्ति में केवल भूमि के अलावा और भी बहुत कुछ शामिल है, और इसमें निर्मित इमारतें भी शामिल हैं। जगाधरी के न्यायपालिका क्षेत्र में स्थित विचाराधीन संपत्ति इस व्यापक परिभाषा के अंतर्गत आती है। सुप्रीम कोर्ट ने दिनांक 8/10/1985 की अधिसूचना पर गौर किया और पाया कि यह 1930 अधिनियम की धारा 8(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है, जो राज्य को अधिसूचना द्वारा
यह घोषित करने में सक्षम बनाता है कि या तो पूर्व मुक्ति का कोई अधिकार नहीं है या किसी स्थानीय क्षेत्र में या किसी भूमि या संपत्ति के वर्ग के संबंध में केवल सीमित अधिकार मौजूद होगा। अधिसूचना में प्रावधान है कि हरियाणा में नगर पालिकाओं के क्षेत्रों में आने वाली भूमि की बिक्री के संबंध में पूर्व खाली का अधिकार मौजूद नहीं होगा। पीठ ने कहा कि कृषि भूमि के संदर्भ को छोड़कर भूमि शब्द को 1930 के अधिनियम में विशेष रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। प्री एंजम्पशन छूट देने की राज्य सरकार की शक्ति के संबंध में अधिसूचना का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि ऐसी छूट विशेष रूप से भूमि पर लागू होती है, ना कि समग्र रूप से अचल संपत्ति पर। 1913 अधिनियम की धारा 8(2) दोनों शब्दों का स्वतंत्र रूप से उपयोग करते हुए यह इंगित करती है कि भूमि और अचल संपत्ति के अलग अलग अर्थ हैं। इस भेद को धारा 15 की भाषा में बल मिलता है, जो कृषि भूमि और गांव की अचल संपत्ति के लिए पूर्व मुक्ति अधिकार प्रदान करती है। ग्राम अचल संपत्ति को कृषि भूमि को छोड़कर गांव की सीमा के भीतर अचल संपत्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1913 अधिनियम के प्रावधानों और समग्र योजना के अनुसार यह स्पष्ट है कि भूमि और अचल संपत्ति अलग अलग शब्द हैं। अचल संपत्ति में केवल भूमि के अलावा और भी बहुत कुछ शामिल है। इसका विस्तार निर्मित संरचनाओं को शामिल करने तक है। आगे स्पष्ट करने के लिए 1897 अधिनियम की धारा 326 इस भेद के अनुरूप अचल संपत्ति को सिर्फ भूमि से अधिक के रूप में परिभाषित करती है। अंत में पीठ ने कहा कि चूंकि दिनांक 8/10/1985 की अधिसूचना केवल किसी नगर पालिका के क्षेत्रों में आने वाली भूमि की बिक्री के संदर्भ में पूर्व खाली का अधिकार छीनने के लिए उसके आवेदन को सीमित करती है, इसलिए यह बचाव में नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यह अचल संपत्ति की बिक्री है जो जमीन से भी अधिक है, क्योंकि जमीन पर पहले ही से एक रोलिंग मिल स्थापित की गई थी जिस पर किराएदारों के रूप में उत्तरदाताओं का कब्जा था। उपरोक्त के मद्देनजर पीठ ने अपील खारिज कर दी। केस का जो टाइटल है वो है जगमोहन और अन्य बनाम बद्रीनाथ और अन्य। बेंच है न्यायमूर्ति सीटी रवि कुमार और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की। केस नंबर है 2015 की SLPC नंबर 18612। तो ये जो केस था इसमें ये कहा गया कि भूमि और अचल संपत्ति दोनों की डेफिनेशन जो है वो अलग अलग है। भूमि में एक पर्टिकुलर जो है, लेकिन जो अचल संपत्ति है उसमें काफी कुछ इंक्लूड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही अपडेट्स के लिए, ऐसे ही लीगल अपडेट्स के लिए आप क्या मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके अदर जजमेंट दे सकते हैं। 2024-2023 लेटेस्ट जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट और अदर वीडियो, द भारतीय न्याय संहिता 2023, द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, इनकी वीडियो भी देख सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। If you like my video, please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching this video.